Hi everyone, this is Nikita Vaidya and in this video we are going to start with the chapter Cost Management for Specific Sector. ये sectors जो हैं specifically इनके features कुछ अलग हैं, इसलिए उनका cost management हम अलग से देख रहे हैं इस chapter में. हम कौन कौन से specific sector देखेंगे इसमें? हम देखेंगे power sector, agricultural sector and information technology sector, that is IT sector. So firstly we are gonna see power sector. थर्मल पावर प्लांट्स जो है वो क्या है, मेजर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है इंडिया में, राइट. थर्मल पावर प्लांट्स क्या है, मेजर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, राइट. फ्यूल्स क्या क्या यूज हो सकते हैं थर्मल पावर प्लांट्स में, थर्मल पावर प्लांट्स में क्या क्या फ्यूल यूज होते हैं, कोल, नेचुरल गैस, नेप्था एटसेट्रा, राइट. थर्मल पावर प्लांट्स की जगह और भी पावर प्लांट्स है जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब पानी से इलेक्ट्रिसिटी, विंड इलेक्ट्रिसिटी हवा से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, देन न्यूक्लियर पावर इलेक्ट्रिसिटी, राइट. ये अलग अलग तरीके से क्या बनती है, इलेक्ट्रिसिटी. लेकिन मेजर सोर्स क्या है, थर्मल पावर प्लांट. और उसके फ्यूल्स क्या क्या यूज होते हैं अलग अलग थर्मल पावर प्लांट्स में, कोल यूज हो सकता है, नेचुरल गैस यूज हो सकती है, नेप्था यूज हो सकते हैं और भी कुछ फ्यूल्स यूज हो सकते हैं, राइट. सो मेजर रिस्क क्या है ये देखेंगे अब हम. मेजर रिस्क ये है पहला कि ये हाईली कैपिटल इंटेंसिव है, इसमें बहुत सारा कैपिटल लगता है और उसका जेस्टेशन पीरियड भी काफी ज्यादा है, 7 से 8 साल. मतलब कंस्ट्रक्शन के लिए ही कितना, 7 से 8 साल लग जाएगा, राइट. तो अगर कंस्ट्रक्शन के लिए ही 7 से 8 साल लग जाएगा मतलब रेवेन्यू अर्न होना उसके बाद स्टार्ट होगा, तो इसमें कुछ इनहेरेंट रिस्क रहते हैं. जैसे क्या हो सकता है कि कोल खत्म ही हो जाए, हो सकता है गवर्नमेंट बोले कि कोल का यूज नहीं करना है अब इलेक्ट्रिसिटी बनाने, 7-8 साल बाद कुछ भी हो सकता है, राइट. जैसे हमने सोचा कि ठीक है हम कोल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, हमारा थर्मल पावर प्लांट में कोल यूज होगा एज अ फ्यूल, तो हमारा कोल का प्राइस इतना ज्यादा बढ़ गया कि फिजिबल नहीं है प्रोडक्शन इलेक्ट्रिसिटी का, या फिर अब हमको कोल मिल ही नहीं रहा बिकॉज कोल बहुत ज्यादा डिमांड में है और सप्लाई बहुत कम है. तो अब हो सकता है कोल अवेलेबल ही ना हो या गवर्नमेंट बोल दे कि कोल यूज ही नहीं करना है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए. तो बहुत सारे इसमें क्या होते हैं, इनहेरेंट रिस्क होते हैं. ये क्या है, हाईली कैपिटल इंटेंसिव है, जेस्टेशन पीरियड है. जेस्टेशन पीरियड मतलब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया तब से जब तक कि वो पावर प्लांट बनेगा, मतलब रेवेन्यू उसके बाद ही अर्न होना शुरू होगा, तो वो क्या होगा, जेस्टेशन पीरियड. ये 7 से 8 साल का रहता है. सो इनहेरेंट रिस्क, जैसे मैंने आपको बताया कोल का सप्लाई खत्म हो गया, गवर्नमेंट ने कोल यूज करने मना कर दिया, ऐसे बहुत सारे इनहेरेंट रिस्क हैं क्योंकि इसका जेस्टेशन पीरियड ही बहुत ज्यादा है. तो पहला रिस्क ये हुआ. दूसरा, कोल सप्लाई पोजीशन. अभी जितना कोल हमको लगता है 2031-32 में 5 टाइम्स ज्यादा कोल लगेगा. कितना कोल लगेगा हमको फाइनेंशियल ईयर 31-32 में, ऐसा आज फोरकास्ट है कि हमको 2040 मिलियन टन्स क्या लगेगा, कोल लगेगा पावर जनरेशन के लिए. तो हमको डोमेस्टिक कोल तो मिलेगा नहीं, हमको इंपोर्टेड कोल पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा क्योंकि कोल क्या है, अभी सप्लाई खत्म होता जा रहा है. इंपोर्टेड तक भी कब तक डिपेंडेंट रहेंगे, वहां का भी कोल धीरे धीरे सारा खत्म होता जाएगा या फिर हमको बहुत ज्यादा रेट में मिलेगा, तो हमारा प्रोडक्शन का रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, राइट. सो ये भी एक रिस्क है कोल सप्लाई का पोजिशन, क्योंकि आज जितना कंजम्पशन है 2031-32 में 5 टाइम्स हो जाएगा. कितना हो जाएगा, 2040 मिलियन टन्स हो जाएगा, राइट, कोल का कंजम्पशन. तो 2 रिस्क सबसे ज्यादा क्या है, एक तो हाईली कैपिटल इंटेंसिव है तो इनहेरेंट रिस्क है कि 7-8 साल बाद पता नहीं क्या हो जाए, और कोल का सप्लाई पोजीशन. ये पावर सेक्टर के क्या है, मेजर रिस्क है. और पावर सेक्टर का एक और फीचर है कि ये इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है. इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, ग्रिड इन्वॉल्व है, इलेक्ट्रिसिटी सबस्टेशंस इन्वॉल्व है, ट्रांसफॉर्मर्स इन्वॉल्व है,
एंड पावर लाइन्स इन्वॉल्व है। ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। ग्रिड, इलेक्ट्रिसिटी सबस्टेशन, ट्रांसफार्मर्स और पावर लाइन्स का क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इतना इजी नहीं है कि ये थर्मल पावर प्लांट है, मैंने यहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर दी, आपके घर तक तार भेज दिया और आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल गई, ऐसा नहीं है। दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। तो अगर नेटवर्क कॉम्प्लेक्स है तो ऑफकोर्स उसका कॉस्ट एलोकेशन भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा और इसीलिए टैरिफ रेट निकालना भी उतना ही क्या होगा, डिफिकल्ट होगा, क्योंकि कॉस्ट एलोकेशन के हिसाब से ही क्या निकलेंगे, टैरिफ रेट निकलेंगे। तो टैरिफ रेट इसका क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। कैसे फ्लेक्सिबल, देखिए जैसे आपने 500 यूनिट यूज की तो 1 यूनिट का इतना रुपए, लेकिन 500 से 1000 यूनिट तक यूज कर रहे हैं तो 1 यूनिट का इतना रुपए। अगर आपका इंडस्ट्रियल या कमर्शियल यूज है तो 1 यूनिट का इतना रुपए। अलग अलग टैरिफ रेट होते हैं क्योंकि कॉस्ट एलोकेशन भी क्या है, उसका फ्लेक्सिबल है, इसलिए टैरिफ रेट भी क्या है, उसका फ्लेक्सिबल है, राइट। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, तो कॉस्ट एलोकेशन उसका इतना ईजी नहीं है, राइट। नाउ विल सी सम फीचर्स ऑफ पावर सेक्टर। फर्स्ट इज लिमिटेड नंबर ऑफ सप्लायर्स। ऐसा नहीं है कि आज मैंने सोचा चलो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं और प्रोड्यूस करके सप्लाई कर दी, ऐसा नहीं है। उसके बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ सप्लायर्स हैं। इसके बहुत सारे रीजंस हैं। एक तो गवर्नमेंट से आपको क्या होना चाहिए, रेगुलेटेड होना चाहिए। आप गवर्नमेंट से जितने भी पब्लिक सेक्टर के इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के यूनिट्स हैं वो क्या है, गवर्नमेंट रेगुलेटेड है। और दूसरी बात कि इसमें बहुत ज्यादा कैपिटल लगता है, तो ऑफकोर्स इसके प्रोडक्शन और सप्लाई वाले लोग बहुत ही कम होंगे। तो दिस इज लिमिटेड नंबर ऑफ सप्लायर्स फर्स्ट फीचर्स में। सेकेंड, स्टेक होल्डर्स। इसके स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, करंट एंड फ्यूचर, इंडस्ट्रियलिस्ट, कंज्यूमर्स एंड गवर्नमेंट। ये क्या है, उसके स्टेक होल्डर्स है। फिर एक और फीचर क्या है इलेक्ट्रिसिटी का, ग्रोइंग डिमांड। इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, कम तो हो नहीं रही है, तो इसका एक मेजर फीचर है ग्रोइंग डिमांड, ठीक है। फिर चौथा, इनडिसिप्लिन्ड कस्टमर या फिर इनडिसिप्लिन्ड कंज्यूमर। इनडिसिप्लिन्ड कंज्यूमर मतलब जितनी हमको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, सपोज मुझे महीने में 50 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का एक्चुअल कंजम्पशन है, तो क्या मैं 50 यूनिट ही चलाती हूँ, नहीं, मैं 55-60 यूनिट चलाती हूँ। एक रूम में हूँ, एक जनरल छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, एक रूम में हूँ, दूसरे रूम में जाती हूँ तो इलेक्ट्रिसिटी ऑन ही रहती है, मतलब कंजम्पशन होता जा रहा है। कंज्यूमर क्या है, इनडिसिप्लिन्ड है। दूसरा तरीका कि जो इलीगली इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, बहुत से लोग हैं जो इलीगली इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं। डायरेक्ट वो जो उसका तार होता है, खंबा होता है, उससे लाइन लेते हैं वायर की, और क्या अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी चलाते हैं। तो दिस आर सम इनडिसिप्लिन्ड कंज्यूमर्स। दिस आल्सो अ फीचर ऑफ पावर सेक्टर। तो इसके लिए क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी आपकी जा तो रही है, जैसे मेरा एक थर्मल पावर प्लांट है तो मैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो मेरी इलेक्ट्रिसिटी यूज तो हो रही है, लेकिन उसने इलीगली लिया हुआ है तो वो उसका पैसा नहीं दे रहा है, तो ऑफकोर्स कॉस्ट में, कॉस्ट एलोकेशन में उसका डिफरेंस आएगा, राइट। So this is also a feature of power sector. Then flexible cost allocation. Flexible cost allocation है, this is a complex network और उसका टैरिफ भी क्या है, फ्लेक्सिबल है, अलग अलग है, अलग अलग कंज्यूमर्स के लिए, अलग अलग यूनिट्स के लिए। फिर डिस्ट्रीब्यूशन लॉस एंड इनएफिशिएंसी बिटवीन जनरेशन एंड कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जो जितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, सपोज 1000 किलोवाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही, उतनी पूरी की पूरी कंज्यूम नहीं होती। हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं और जो डिस्ट्रीब्यूट करके कंज्यूमर तक पहुंच रहा है, उसमें क्या होता है, गैप होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का लॉस होता है। जितनी मैंने प्रोड्यूस करके डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट की, उतनी टोटल, जैसे मैंने 10 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट की, एग्जाम्पल, दिस अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, लेकिन मैं एक सिंपल एग्जाम्पल दे रही हूँ। सपोज 5 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट की, 10, तो टोटल कितना,
50 हुआ, मतलब 50 प्रोड्यूस हुई और 50 डिस्ट्रीब्यूट हुई। ऐसा नहीं होता, कुछ 60-70 प्रोड्यूस हुई होगी, डिस्ट्रीब्यूशन लॉस होता है और फिर डिस्ट्रीब्यूट होती है। सो दिस इज ऑल्सो फीचर ऑफ पावर सेक्टर कि उसमें डिस्ट्रीब्यूशन लॉस होता है, इनएफिशिएंसी का गैप है। देन कंटिन्यूअस नेटवर्क between generators, transmitters, distributors एंड कंज्यूमर। जो जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी, जो ट्रांसमिट करता है, जो डिस्ट्रीब्यूट करता है, जो कंज्यूम करता है, उसके बीच क्या है? कंटिन्यूअस नेटवर्क है। इतना इजी नहीं है कि मैंने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की, आपने कंज्यूम की। जनरेट होगी, ट्रांसमिट करने वाला होगा ट्रांसमीटर, फिर डिस्ट्रीब्यूटर होगा और फिर क्या होगा? कंज्यूमर होगा। तो इनके बीच क्या होता है? कंटिन्यूअस नेटवर्क होता है। These sectors are regulated by government. Generally जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है वो तो टोटली रेगुलेटेड होती है बाय गवर्नमेंट। और एनर्जी सब्सिडीज हैज हाई इम्पैक्ट ऑन नेशनल ट्रेजरी। देखिए, जो एनर्जी सब्सिडीज दी जाती है कि ठीक है आपने पावर प्लांट स्टार्ट किया, आपको 10 साल तक के गवर्नमेंट सब्सिडी देगा। सब्सिडी देता है मतलब आपको कुछ फाइनेंशियल हेल्प होती है किसी भी तरीके से, राइट? तो इससे नेशनल ट्रेजरी पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, राइट? दीज आर सम फीचर्स ऑफ पावर सेक्टर। हम एक बार फिर देखते हैं कि क्या क्या फीचर्स हैं पावर सेक्टर के, राइट? पहला तो लिमिटेड नंबर ऑफ सप्लायर्स है। स्टेक होल्डर्स कौन से हैं? करंट एंड फ्यूचर कंज्यूमर, इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट एक्सेट्रा। ग्रोइंग डिमांड है, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। कंज्यूमर इनडिसिप्लिन्ड है, डिसिप्लिन कंज्यूमर नहीं है इलेक्ट्रिसिटी के। कॉस्ट एलोकेशन क्या है? फ्लेक्सिबल है। डिस्ट्रीब्यूशन का लॉस है, जो जनरेट हो रहा है उतना ही कंज्यूमर को नहीं मिल रहा, कहीं ना कहीं लॉस है, इनएफिशिएंसी है, राइट? एक कंटिन्यूअस नेटवर्क है जनरेटर, ट्रांसमीटर, डिस्ट्रीब्यूटर और कंज्यूमर के बीच में, राइट? उसके बाद क्या? रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट, स्पेशली पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। और एनर्जी सब्सिडीज जो है वो हाई इंपैक्ट डालती है क्योंकि काफी अमाउंट में होती है एनर्जी सब्सिडीज, तो नेशनल ट्रेजरी पे हाई इंपैक्ट डालती है, राइट? और जो टैरिफ रेट्स है वो भी क्या है? फ्लेक्सिबल है। ये क्या हो गए? कुछ फीचर्स हो गए पावर सेक्टर के। अभी हम क्या देख रहे हैं? एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक इन पावर सेक्टर। कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक का एप्लीकेशन देख रहे हैं पावर सेक्टर में। तो फर्स्ट क्या है? प्राइजेस एंड रेगुलेशन ऑफ टैरिफ, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइजेस एंड रेगुलेशन ऑफ टैरिफ। मतलब बेसिकली कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक में पहला क्या है एप्लीकेशन की? डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस। कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक कहाँ कहाँ यूज होती है पावर सेक्टर में, राइट? अभी हमने पढ़ लिया पावर सेक्टर के फीचर्स, लेकिन कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक यूज कहाँ होती है पावर सेक्टर में? पहला, प्राइसेस डिटरमाइन करने और टैरिफ को रेगुलेट करने के लिए यूज होती है। दूसरा, फ्लेक्सिबल कॉस्ट एलोकेशन। मैंने बोला इसका कॉस्ट एलोकेशन फ्लेक्सिबल है। ये क्या है? एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, तो यहाँ यूज होती है कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक। थर्ड क्या? फॉर डिस्ट्रीब्यूशन लॉस एंड इफिशिएंसी गैप एनालिसिस। और कहाँ यूज होती है कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक? जो डिस्ट्रीब्यूशन का लॉस है और जो गैप है एफिशिएंसी में, उसका एनालिसिस करने के लिए टेक्निक यूज होती है। और फोर्थ, मल्टी डायमेंशनल कॉस्टिंग कैलकुलेशंस, राइट? तो आपको समझ में आया कहाँ कहाँ यूज होती है कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक पावर सेक्टर में? आप बेसिकली ये चैप्टर पढ़ ही ले रहे ना, पावर सेक्टर के फीचर्स पढ़े, लेकिन कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक कहाँ कहाँ यूज होती है वो इंपॉर्टेंट है, राइट? प्राइसेस डिटरमाइन करने, टैरिफ रेगुलेट करने, फिर कॉस्ट, जो फ्लेक्सिबल कॉस्ट एलोकेशन है वो करने के लिए कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक यूज होती है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन लॉस और जो इफिशिएंसी में गैप है, जो इनएफिशिएंसीज है, उनका एनालिसिस करने और मल्टी डायमेंशनल कॉस्टिंग कैलकुलेशंस करने क्या यूज होती है? कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स, राइट? तो हमने पहले क्या देखा कि पावर सेक्टर्स के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन ली, थर्मल पावर प्लांट्स एक्सेट्रा। फिर हमने की रिस्क देखा कि इलेक्ट्रिसिटी एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, फीचर्स देखे और
एप्लीकेशन देखा कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक का पावर सेक्टर में। फिर एक टॉपिक आता है वैल्यू चेन क्रिएशन, मतलब क्या कि जो भी इनबाउंड और आउटबाउंड एक्टिविटीज है, राइट, वैल्यू चेन ये एक टॉपिक है। दिस इज वेरी सिंपल। वैल्यू चेन एनालिसिस मतलब ही पता है कि जो भी वैल्यू एडेड एक्टिविटीज है उनको रखना है, बाकी को एलिमिनेट करना है। तो हम एनालाइज करेंगे सारी इनबाउंड और आउटबाउंड एक्टिविटीज जनरेशन से लेके कंजम्पशन तक, जहां जनरेट हो रही है इलेक्ट्रिसिटी, जहां कंज्यूम हो रही है, तब तक के सारी इनबाउंड आउटबाउंड एक्टिविटीज का एनालिसिस करेंगे और जो एक्टिविटीज यूजफुल है उनको रखेंगे और जो वैल्यू एड नहीं करी उनको एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। दिस इज वैल्यू चेन क्रिएशन, राइट। सो दिस वाज अबाउट पावर सेक्टर। आपको इतना ही जाना है, ये थोड़ी बहुत थ्योरी है, कुछ क्वेश्चंस अभी तक है नहीं इस पे, राइट। अगले वीडियो में हम क्या देखेंगे, एग्रीकल्चरल सेक्टर देखेंगे और आईटी सेक्टर देखेंगे। सो इसमें कोई भी डाउट हो, वैसे ये कंप्लीट थ्योरी है, ज्यादा डाउट होंगे नहीं, फिर भी हो प्लीज फील फ्री टू अस। बाय बाय।